हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है दृष्टि टीचिंग एप्लीकेशन पर। दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, हम लोग अपने यूजीसी नेट शॉर्ट टर्म कोर्स 1000 क्वेश्चंस के माध्यम से जो श्रृंखला लेकर आए हैं, ये बहुत ही शानदार श्रृंखला है। इसका होल पर्पज ये है कि हम प्रश्नों को इतना डिटेल एनालिसिस करें ताकि आगामी जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हो। और हम लोगों ने जो इस सीरीज लॉन्च करी है, इसका यह भी पर्पज है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अपने एग्जाम में ऐसे जोड़ सकें जो डायरेक्ट आ जाएं। क्योंकि हम यहां पर सिर्फ प्रश्नों की को टिक मारकर आगे नहीं निकल रहे हैं, बल्कि इनकी बहुत ही विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, जो अभी आप देखेंगे। और पहले के लेक्चर में भी आपने, उम्मीद करता हूं कि वो देखा होगा और आप उससे संतुष्ट होंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे तैयारी कराएं कि ताकि आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न उससे संबंधित आ जाए परीक्षा में, तो उसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिले, और ये हमारी शुभकामना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। यूनिट 1 से ही हम आज भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द गिफ्ट, फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज इन आर्केइक सोसाइटीज। तो आपको इतना लंबा याद नहीं रखना, द गिफ्ट याद रखना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बहुत बार आप सभी को इसका उत्तर बताया है है ना। मैंने बताया है कि जो है ये द गिफ्ट पुस्तक है किसकी है। सबसे पहले एक एक विकल्प की चर्चा करते हैं। हार्वर्ड बेकर, जवाब नहीं होगा। हार्वर्ड बेकर ने क्या दिया था? लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग सिद्धांत। क्या होता है लेबलिंग थ्योरी? बहुत इजी है। जैसे कोई व्यक्ति जो काम करता है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं। कोई व्यक्ति अगर जो है टीचर है, तो समाज उस पर क्या कहता है? वो मास्टर साहब उसको कहने लगते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति बाबू है, तो लोग उसको बाबूजी कहने लगते हैं। यानी कि आप, या कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। यानी जैसा आपका काम होता है उसके हिसाब से समाज आप पर लेबल लगा देता है। यही है लेबलिंग थ्योरी। फिर आता है दूसरा नंबर, उल्ड्रिच बेक का। यह भी इसका सही जवाब नहीं है। उल्ड्रिच बेक किसकी बात करते हैं? रिस्क सोसाइटी की। रिस्क सोसाइटी इनकी पुस्तक का भी नाम है। क्या नाम है? रिस्क सोसाइटी। ठीक है। और ये बड़े चिंतक हैं जो उल्ड्रिच बेक है, ये एक उत्तर आधुनिक चिंतक है। इसका जवाब मार्शल मास होगा। ठीक है, उत्तर आधुनिक चिंतक है। ये इसको रिस्क सोसाइटी इसलिए बोलते, कहते उत्तर आधुनिक समाज जोखिम भरा समाज है। कैसा समाज है? जोखिम भरा समाज। और इसमें कहते हैं कि बहुत सारे जोखिम है। पर्यावरण का जोखिम है, आर्थिक जोखिम है, बहुत सारे जोखिम की चर्चा ये करते हैं। इनकी पुस्तक है, इनकी बुक्स भी हैं। उल्रिच बेक की बुक्स है। जैसे बुक है, एक है रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी। एक बुक इनकी है रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी। दूसरी, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये उल्रिच बेक की बात हो रही, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पुस्तकें। इनकी अवधारणाओं की बात करेंगे तो उल्रिच बेक की जो अवधारणाएं हैं उसमें भी कई सारी चीजें आती हैं। जैसे
प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, जोखिम भरा समाज, और प्रतिवर्ती समाज भी इसमें आता है। जो उल्रिच बेक हैं, ये समाज के भी दो भाग बताते हैं, समाज के प्रकार। समाज को भी ये दो भागों में बांटते हैं। पहला है क्लासिकल औद्योगिक समाज, और दूसरा है उच्च औद्योगिक समाज। तो इतने विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिलती है। एलन तुरेन की बात करेंगे तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। फिर हम बात करेंगे द गिफ्ट की। द गिफ्ट मार्शल मास की बुक है। तो मार्शल मास द गिफ्ट पुस्तक में कई बातें जो है, बहुत जरूरी बातें ये बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या ये कहते हैं कि जो गिफ्ट है, उपहार है, सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक है। उपहार सामाजिक अंतःक्रिया सिखाता है। ठीक है, उपहार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। तो इस तरीके से बहुत बातें बोलते हैं। अब आपको पता ही है कि हमारे समाज में किसी के भी घर में शादी, विवाह, मुंडन, किसी भी प्रकार का फंक्शन होता है ना, रिंग सेरेमनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो दहेज है वो उपहार नहीं है, परंतु उपहार के और बहुत सारे स्वरूप हमें देखने को मिल जाते हैं। वो सारी चीजें इसके साथ जुड़ती हैं, क्योंकि उपहार और ये जो है एक विनिमय का भी माध्यम है। कि अगर हम आपके यहां 501 रुपए का गिफ्ट देकर आए हैं या न्योता लिखा के आए हैं, आप 551 या इसके ऊपर 1001 या जो भी है आपको देना चाहोगे, तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और खुद मार्शल मास दुर्खीम के भतीजे थे। दुर्खीम के भतीजे थे, और दुर्खीम एक प्रकारवादी चिंतक हैं, आपको पता ही है, डिटेल में उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। दूसरा प्रश्न है, अन्य समाज कार्यकर्ताओं अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभीष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम हैं। यानी कि जो समाज के लोग हैं और जो संस्थाएं हैं, उन पर जो सामाजिक क्रिया है उसके क्या परिणाम निकलते हैं। यानी हम जो समाज में कुछ भी जो गतिविधियां करते हैं, कुछ भी जो व्यवहार करते हैं, उसका समाज पे क्या
पड़ता है। ठीक है, तो अप्रकट प्रकार्य होते हैं वो नहीं, अपप्रकार्य होते हैं नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, वो जो प्रकार्य होते हैं उनको बोलते हैं प्रकट प्रकार्य। यानी कि हमारी किसी भी गतिविधि का व्यक्ति की किसी भी गतिविधि का समाज पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, मार्च 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर ये सकारात्मक है तो प्रकट है। देखिए इन्होंने कई सारी बातें करी थी। अगर हम बात करते हैं, ये कहा है मल्टन ने। मल्टन एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। ये प्रकट प्रकार की बात करते हैं, अप्रकट प्रकार की बात करते हैं, दुष्प्रकार की बात करते हैं, डिसफंक्शन की बात करते हैं, प्रत्याशित सामाजिकरण की बात करते हैं, ये मध्य सीमा सिद्धांत, मध्य सीमा सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी समस्या को हम मध्यम मार्गी तरीके से सॉल्व करें। किसी भी घटना में हम बहुत ना एक्सट्रीम हो ना बहुत ज्यादा रिजिड हो, किसी भी तरीके से हम उसको मध्यम तरीके से सॉल्व करें, वह है मध्य सीमा सिद्धांत। फिर इन्होंने संदर्भ समूह की बात करी, है ना, संदर्भ समूह की बात करी। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत इनके हैं। ये प्रकार की भी बात करते हैं। तो रॉबर्ट किंग मर्टन एक बड़े चिंतक हैं जिनका जो विवरण है वो बहुत सारे चीजों तक जाकर जुड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया सी। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक तरफ विचारक दिए गए हैं और एक तरफ उनके कार्य दिए गए हैं कि कौन कौन सा काम उन्होंने करा है। विचारकों की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पहला नाम आता है जीएच मीड का, फिर इरविंग गॉफमैन का, फिर मिशेल फुकॉल्ट का और एंथोनी गिडिंग्स का। फिर इनके कामों की बात करेंगे तो संरचनाकरण, शासनीयता, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और कुल संस्थाएं, टोटल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो चलिए एक बात करते हैं इस पे। तो जैसे मीड की हम बात करेंगे तो मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात करी। किसकी बात करी? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात करी, पहले का तीसरा। गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन यानी कुल संस्थाओं की बात करी। मिशेल फुकॉल्ट ने शासनीयता की बात करी और एंथोनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की बात करी। ठीक, तो इस तरीके से पहले का तीसरा और बी का चौथा। अब देखिए दो ऑप्शन मैच करता है, उसके बाद फिर सी का दूसरा, तो सी का दूसरा सिर्फ यहां मैच करता है, तो ऑप्शन इज सी। लेकिन इतने से तो बात बनेगी नहीं, हमें इसकी पूरी डिटेल व्याख्या करनी है ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो, हर एक चीज आप सही करें। तो चलिए मीड के बारे में बात करते हैं पहले। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो मीड ने पुस्तक जो लिखी उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मीड आई की बात करते हैं, मैं का कंसेप्ट है इनका। फिर मुझे की अवधारणा है इनकी, मी की है। फिर इनकी सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा है। फिर इनकी विशेषीकृत अन्य की अवधारणा है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद।
की बातें करते हैं। ठीक, ये प्ले स्टेज की भी बात करते हैं, और गेम स्टेज की भी बात करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो इन सब स्टेज से गुजरता है। अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, पहली चीज। दूसरा हम थिंकर लेंगे एंथोनी गिडिंग्स। तो ये इनकी पुस्तक की बात करें, बहुत सारी पुस्तक की हम लोग बात कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसमें इन्होंने किसकी बात करी? संरचनाकरण की। किसकी बात करी? संरचनाकरण की। तो संरचनाकरण बेसिकली क्या है? संरचनाकरण एक मतलब है किसी संरचना का निरंतर बनते जाना। कोई संरचना जो धीरे धीरे विकसित हो रही, जैसे एक कोई प्लॉटिंग होती कहीं पर, तो वहां पर धीरे धीरे लोग अपने घर बनाना शुरू करते हैं, और एक समय आता है जब बहुत सारे घर बन जाते हैं। लेकिन घर के बनने का जो क्रम है वो धीरे धीरे ही शुरू होता है, तो वहां एक लोग रहने लगते हैं, संरचना बनती बढ़ती चली जाती है। तो इसको इस संदर्भों में व्याख्यायित किया गया है। ठीक है। आप फिर एंथोनी गिडिंग्स की अगर हम बात करें तो एंथोनी गिडिंग्स ने और क्या क्या करा भाई? इनकी अवधारणाओं की बात करें तो ये आधुनिक समाज को एक भगोड़े समाज की तरह से देखते हैं। ये उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी, चिंतक है। गिडिंग्स समाज की 7 अवस्थाएं बताते हैं, कल भी आपको बताया था। 7 अवस्थाएं बताते हैं, जिसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है पहले ही। तो उनके जिसमें कृषक और प्रथम पीढ़ी की दुनिया, द्वितीय पीढ़ी की दुनिया, तृतीय पीढ़ी की दुनिया, सब हम लोगों ने बात करी। ठीक है। इनका कंसेप्ट है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, जिसमें ठीक है। फिर इन्होंने और क्या बात करी है? ये एजेंट का इनका कंसेप्ट है, एजेंसी का इनका कंसेप्ट है। ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं इनके द्वारा दी गई हैं। फिर आता है नाम गॉफमैन का। तो गॉफमैन की अगर हम बात करें तो इनकी बुक में आता है स्टिग्मा, इनकी बुक है। दूसरा है प्रेजेंटेशन एंड सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये इनकी बुक है। अवधारणाओं की बात करें तो इनकी अवधारणाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे इन्होंने एक टीम की अवधारणा दी, एक अभिनय शास्त्री उपागम, या नाट्य शास्त्री उपागम दिया। इन्होंने अग्रमंच की बात करी, इन्होंने पश्चिमंच की भी बात करी। ठीक है। इन्होंने छवि प्रबंधन
जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, इसके बारे में भी जो है बात करी कि छवि प्रबंधन क्या होता है। तो अग्रमंच जो आप पर्दे के पीछे अभिनय करते हैं, पश्चमंच जो आप अपनी निजी दुनिया में जो चीजें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहा है तो वो निजी दुनिया में वो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई किसान भी हो सकता है। तो अग्रमंच पर उसका जो अभिनय है बहुत बड़ा है, जबकि पश्चमंच पर वो उसका अभिनय उस रूप में नहीं दिखता। छवि प्रबंधन क्या है? आजकल जो लोग अपना पीआर करवाते हैं, पेड रिव्यू, ठीक, पीआर करवाते हैं, अपना जो है खूब अपना प्रचार करवाते हैं कि कोई बहुत बढ़िया आदमी है, ये है वो है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत में आ जाती हैं। फिर अगला नाम आता है मिशेल फूको का। तो मिशेल फूको या फूकॉल्ट, मिशेल फूको या फूकॉल्ट, तो ये उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक है। इनकी बुक की बात करें तो आर्कियोलॉजी ऑफ पावर, जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सॉरी, एंड जेनियोलॉजी ऑफ पावर, इसकी बात करते हैं। थैंक यू। और ये शक्ति का सिद्धांत भी देते हैं। सेक्सुअलिटी का एक कंसेप्ट है इनका, ठीक है। तो ये ज्ञान के चिंतक है। इनका कहना है कि वही व्यक्ति ज्ञानवान हो, जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा ही शक्तिशाली होगा। जो जितना ज्ञानवान होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। ये अवधारणा है फुकॉल्ट की, जिनको आप मिशेल फुकॉल्ट कहते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ चिंतक दे रखे हैं या लेखक दे रखे हैं। तो पुस्तकों में है वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, एंड ऑफ मिलेनियम, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम और इकोफेमिनिज्म। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैनुअल कैसल्स आते हैं, वंदना शिवा, अमर्त्य सेन और उल्रिच बेक। उल्रिच बेक के बारे में हम लोगों ने बहुत आगे भी बात कर ली है। तो वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, उल्रिच बेक, बहुत अभी पीछे बात करी इसके बारे में। तो पहले का हो गया। चौथा, फिर एंड ऑफ मिलेनियम, ये मैनुअल कैसल्स की बुक है, जो मैनुअल कैसल्स के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम की जब बात होगी तो अमर्त्य सेन का नाम आएगा और इको फेमिनिज्म में वंदना शिवा का नाम आएगा, ठीक है। तो वंदना शिवा क्या है? एक पर्यावरण विद हैं जो पर्यावरण जागरूकता पर काफी प्रयासरत हैं। अमर्त्य सेन ये एक बड़े चिंतक हैं, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए
नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इनकी अगर हम बुक की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। आइडिया ऑफ जस्टिस भी इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो बड़े व्यापक मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते हैं, बहुत ही व्यापक मुद्दों पर। इनकी गरीबी और अकाल भी एक पुस्तक है। और इन्होंने 1990 में सामाजिक विकास का एक मॉडल भी दिया था, जिसमें बेसिकली शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यानी मनुष्य के कल्याण पर इनका पूरा फोकस है। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस भी इनकी एक बुक है। इनकी लास्ट पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। अभी जिंदा हैं लेकिन इंडिया में नहीं रहते हैं। तो एक बड़े चिंतक के तौर पर इनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो अमर्त्य सेन के तौर पर आप यहां जान पाए हैं। इनका पूरा जो ध्यान है वो इसी बात पर है कि कैसे समाज को बेहतर किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पत्रिकाएं या जर्नल कौन से हैं? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, ये जीएस घुरिये इसके डेवलपमेंट में बहुत कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट एसेट रहे हैं। ठीक है, तो मैन इन इंडिया बहुत सारे लोगों ने पुस्तक इस नाम से लिखी। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ये सही है। कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोशियोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी नहीं, एनाल्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी नहीं। इसका सिर्फ जवाब होगा केवल दो। ऐसे प्रश्न बहुत ही गहरे तरीके से फंसाने के लिए देते हैं, जिसे स्टूडेंट मिस्टेक करे और वो गलती करे। डियर स्टूडेंट्स, जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्री जनक बोला जाता है। भारतीय समाजशास्त्री जनक बोला जाता है। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और उसमें इन्होंने उसकी पहली बार अध्यक्षता भी करी थी। ठीक है, इनकी पुस्तकों में सिटीज एंड सिविलाइजेशन, जीएस घुरिये बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं। कास्ट, रेस इन इंडिया,
कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इंडियन साधु, है ना। जीएस घुरिये जाति व्यवस्था पर बहुत बात करते हैं। जाति व्यवस्था को कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक में बताते हैं और 6 विशेषताएं उसकी बताते हैं। जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन, खान पान पर प्रतिबंध, धार्मिक एवं सामाजिक निर्योग्यता, अंतःविवाही और व्यवसाय पर प्रतिबंध। संस्तरण, ये 6 विशेषताएं घुरिये की हैं। घुरिये ने भारतीय विद्या उपागम का प्रयोग किया। इनका कहना था कि अगर हमें भारतीय समाजशास्त्र को समझना है तो हमें एक इंडोलॉजिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि विदेशी तरीके से, विदेशी कल्चर से, विदेशी तौर तरीके से हम भारत के समाज को नहीं समझ सकते, क्योंकि भारतीय समाज बहुत डिफरेंट है। तो इसके बारे में बहुत बात करते हैं। कहते हैं कि अगर हमें जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, खत्म करना है, तो हमें एक्सोगैमी करनी पड़ेगी, बहिर्विवाह, जिसको आप लोग लव मैरिज बोलते हो। बहिर्विवाह के समर्थक हैं अगर ये करना है। इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा और कहा कि इनका जो पृथक्करण है, इन्हें सामाजिक एकीकरण करके हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। ठीक है। इनकी एक पुस्तक सिटीज एंड सिविलाइजेशन, बहुत सारी पुस्तकें हालांकि इन्होंने लिखी थी, उस पर भी काफी काम करते हैं। ये इसी के बदौलत ये एक तरीके से फॉरेन, ये पेपर इन्होंने लिखा था, इसकी बदौलत ये बेसिकली फॉरेन पढ़ने जा सके थे। तो विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का जो मार्ग प्रशस्त करने में इस पेपर ने इनकी एक तरीके से भूमिका निभाई थी। फिर इंडियन साधु, इनसे इन स्टडी करी साधु की, जो साधु संत होते हैं, भारतीय साधु, कि आज के जमाने में इनका क्या रोल है। तो इन्होंने कहा कि जो साधु हैं वो समाज के लिए महत्वहीन नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है, सोशल सिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल है। ये किसी समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, उसमें बहुआयामिता लेकर आ सकते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न डिस्कस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइज्ड एल्सवेयर। जनरलाइज्ड एल्सवेयर्स, सामान्यकृत अन्य,
सोचो, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर दे रहे हैं जैसे लगता है कि परमाणु बम गिरेगा। सामान्यकृत अन्य है ये, जनरलाइज्ड एल्सवेयर। तो ये उदाहरण किसकी है? आप कहोगे सर जीएच मीड की, है ना। जीएच मीड ने जो बुक लिखी थी वो, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताई, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इसकी अवधारणाएं अगर हम देखें तो उसमें आता है आई का कंसेप्ट, फिर आता है मी का कंसेप्ट, फिर आता है अदर यानी अन्य का कंसेप्ट, फिर आता है सामान्यकृत अन्य, फिर आता है विशेषीकृत अन्य, है ना, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, और सबसे फेमस है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। पर ये बात करते हैं, इनकी जो अवधारणा के केंद्र में कौन है? व्यक्ति है। ये लोग किसके अध्ययन पर जोर देते हैं? व्यक्ति के अध्ययन पर जोर देते हैं। व्याख्यात्मक समझ से जुड़े समाजशास्त्री, तो वहां पर किसी भी घटना की डिटेल में व्याख्या करने पर जोर देते हैं। फिर नाम आता है इलेक्सिंकिल्स का। इनकी बुक का क्या नाम है? व्हाट इज सोशियोलॉजी। जो बार्टोमोर है, ये कैसे चिंतक है? मार्क्सवादी चिंतक है, और सामाजिक स्तरीकरण को बताते हैं, जिसमें जागीर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और वर्ग व्यवस्था शामिल है। फिर अगला नाम आता है जेशवा मेरोविच। हम लोग यहां गुरविच मूर की बात करते हैं। एक थिंकर है गुरविच मूर, या मूरे भी उनको कई जगह लिखते हैं। तो गुरविच एंड मूरे की बात कर लेते हैं। तो ये बात करते हैं, कहते हैं गुरविच मूर कहते हैं सामाजिक यथार्थता समाज के जानने के लिए बहुत जरूरी है। सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थता अति आवश्यक अवधारणा है। ये सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 प्रक्रियाओं में बांटते हैं। 5 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं बताते हैं। पहला है संपूरकता का द्वंद्व, दूसरा है ध्रुवीकरण का द्वंद्व, फिर है परिप्रेक्ष्य का द्वंद्व,
विसंगति का द्वंद्व, फिर है भौतिक संलग्नता, का द्वंद्व। तो ये बेसिकली 5 प्रकार की प्रक्रियाओं की बात करते हैं। ठीक है, कौन? गुरविच और मूर 5 प्रकार की प्रक्रियाओं की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बुर्जुआ मार्क्स के बारे में किसने बात करी? बुर्जुआ मार्क्स, तो एक है प्रौढ़ मार्क और एक है बुर्जुआ मार्क्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप लोग। यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही शानदार है। किस समाजशास्त्री को बुर्जुआ मार्क्स के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा? बुर्जुआ मार्क्स। बुर्जुआ मार्क्स का जो जवाब है वो है मैक्स वेबर। देखिए, जो मैक्स वेबर की जो राय है, मैक्स वेबर एक मध्य मार्गी चिंतक है। इनके धारणाओं में आपको प्रकार्यवाद भी देखने को मिलेगा प्लस मार्क्सवाद भी देखने को मिलेगा। प्रकार्यवाद भी देखने को मिलेगा और मार्क्सवाद भी देखने को मिल जाएगा। अब मैक्स वेबर ने जो औद्योगिक समाज की अवधारणा दी, वो मार्क्स से मिलती नहीं है, परंतु चूंकि इनके विचारों में मार्क्सवादी स्वभाव भी दिखता है और प्रकार्यवादी स्वभाव भी दिखता है, इसलिए इनको कभी कभी बुर्जुआजी के कार्ल मार्क्स का सदस्य कहा जाता है। कि यानी कि कभी कभी इनके विचार बुर्जुआ वर्ग के संदर्भ में खड़े प्रतीत होते हैं या उससे संबंधित नजर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है कहा जाता है। मैक्स वेबर के बारे में इनकी बुक्स की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। इन्होंने तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया, जो है वो है प्रेजेंटेशन इन सेल्फ, सॉरी प्रोटेस्टेंट ethics and spirit of कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने 6 धर्मों को तुलनात्मक आधार पर बताया था। इनकी एक बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इनकी एक पुस्तक है द सिटी, फिर ये रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ फ्रांस जैसी पुस्तकें भी ये लिखते हैं। मैक्स वेबर को विवेकीकरण का समाजशास्त्री कहा जाता है। जॉर्ज सिमेल की बात करें तो सिमेल किससे जुड़े हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय से। समाजशास्त्र में 2 संप्रदाय हैं, एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय
जो समाज की किसी भी घटना की जो व्याख्या है वो बहुत गहराई में नहीं करना चाहता। वो कहता है कि समाज की सभी जो घटनाएं हैं जरूरी नहीं कि समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आए, तो समाज की कुछ स्पेसिफिक घटनाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। साथ में इनका एकल, द्वैध और त्रैत का भी सिद्धांत है। एकल, डायड और ट्राइड का भी इनका कंसेप्ट है। फिर बात करेंगे पार्सन्स। तो पार्सन्स को एजिल मॉडल, प्रकार्यात्मक प्रतिरूपता, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था जैसे कई सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। फिर आता दुर्खीम का नंबर। जो दुर्खीम है, अगर हम इनकी सिर्फ अवधारणाओं की बात करें तो सामाजिक तथ्य, ये कहते हैं एवरीथिंग इज सोशल फैक्ट, है ना। इनको सामाजिक समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी बोलते हैं। ये सामाजिक सुदृढ़ता की बात करते हैं, प्रतिमानहीनता की बात करते हैं, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी देते हैं। ये टोटमवाद की भी बात करते हैं, टोटमवाद की बात करते हैं। ये प्रतिमानहीनता की बात करते हैं। ये सामाजिक एकता की बात करते हैं, सामाजिक धारा की भी अवधारणा है। ये कहते हैं समाज क्या है, स्वयंभू है। समाज क्या है, समाज स्वयंभू है। तो ऐसी बहुत सी अवधारणाएं भी इनके द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, तो एक तरफ फिर चिंतक दिए गए हैं और एक तरफ फिर अवधारणाएं दी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, इतनी विस्तृत व्याख्या आप कहीं भी नहीं पाएंगे। मतलब आपको एकदम डिटेल में शानदार तरीके से हर एक चीज कराई जा रही। मैं बहुत ज्यादा इस बात को प्रचारित प्रसारित नहीं करता। मेरा उद्देश्य है कि अपने स्टूडेंट को सफल कराना और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, दैट्स इट। बहुत ज्यादा बकवास करना, बहुत ज्यादा बातें करना, उसमें मेरी रुचि है नहीं। मेरी रुचि है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे से उपलब्ध कराई जाए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसके एक एक चीज की तो जिक्र मैंने कर दी ही। जरा सा आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिएगा आप लोग। देखें क्या आंसर आप लोग देंगे इसका। क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में पूछा गया है। अगर आप हमसे पढ़ लेंगे एक बार तो यकीन मानिए आपको कहीं भी रत्ती भर भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे होंगे, इतना एश्योरेंस तो मैं आपको कर सकता हूं। तो अल्फ्रेड शुड्ज, स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी लांछन, किसने कहा, बी का पहला। तो बी का पहला देखिए दो जगह मिलता है। हेबरमास संप्रेषणी क्रिया की बात करते हैं। पियरे बोर्दियू ये फील्ड की बात करते हैं। और अल्फ्रेड शुड्ज
पहले का तीसरा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हेबरमास थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं। दूसरा है लिजिटिमेसी क्राइसिस, वैधता के संकट की बात करते हैं, है ना। पिरे बुर्दियू हैबिटस एंड फील्ड की बात करते हैं। अल्फ्रेड सुड्ज, इनकी पुस्तक है फेनोमिनो लॉजी ऑफ सोशल वर्ड। और गॉर्फिंकल की पुस्तक है स्टिग्मा फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो गॉफमैन की और भी बहुत सारी पुस्तकें। पहले का तीसरा यानी सी एकदम सही विकल्प हो गया। है ना। क्लियर है। पहले का तीसरा, बी का पहला। एक एक प्रश्न की बहुत सारी व्याख्याएं आपको उपस्थित रहती। अगला प्रश्न शानदार है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और मिशेल फुकोल्ट रचनात्मकतावाद के रूप में जाने जाने वाले बौद्धिक आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। यानी कि कुछ क्रिएटिव करना है, इस बात पर इनका बहुत ज्यादा जोर है। तो रचनात्मक, अब इसमें अगर दिया होता मार्क्स का नाम अगर हटा दिया जाता तो यह विकल्प सही हो जाता, क्योंकि मार्क्स ऐतिहासिक व्याख्याकार है। मार्क्स ऐतिहासिक व्याख्याकार है, ऐतिहासिक पद्धति को प्रयोग करते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी कि मानव सभ्यता का अभी तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और प्रत्येक समाज में ये बात करते हैं कि जो भी हमारा समाज है, प्रत्येक समाज में सिर्फ दो ही वर्ग पाए जाते हैं, एक वर्ग पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा। तो पहला यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, मिशेल फूको ने सामाजिक आंदोलनों पर अत्यधिक प्रभाव रहा। तो जाहिर सी बात है मिशेल फूको का जोर सामाजिक आंदोलन पर रहा है, तो दूसरा कथन सही है। अब फूको की बात करते हैं तो ये शक्ति की बात करता है कि व्यक्ति वही ताकतवर होगा जिसके पास ज्ञान होगा। तो शक्ति की वंशावली पर जोर देता है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पर यह बात करता है। ये पेनोप्टिकन पर बात करते हैं कि जैसे सीसीटीवी कैमरा आप समझ सकते हो, ठीक है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जेनियोलॉजी ऑफ पावर, इन सब की बात भी करते हैं। तो मिशेल फूकोल्ट एक बड़े समाजशास्त्री हैं जो एक उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी के तौर पर उभर कर सामने आए।
तो ये सामाजिक विज्ञानों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, सोशल साइंसेस पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि अदर जो साइंसेस हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ऐसे तमाम जो विषय हैं उन पर उनका इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारधाराओं के स्कूल को समाजशास्त्री इतिहास में उल्लेख होने के कालानुक्रम में बताइए। अब जो यहां स्कूल लिखा है इसको संप्रदाय भी आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में स्कूल लिखते हैं, हिंदी में संप्रदाय बोलते हैं, कि किस संप्रदाय का विकास सबसे पहले या एक क्रम में हुआ है बताइए। कौन सा संप्रदाय कैसे विकसित हुआ, किस कालखंड में विकसित हुआ, उसके बारे में ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। एक बार जवाब देने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले नंबर पाएगा प्रत्यक्षवाद, ठीक, क्योंकि ये काम्टे के द्वारा दिया गया था, अगस्त काम्टे का, तो ये सबसे पहली चीज ये है। फिर दूसरे नंबर पर आता प्रकार्यवाद, ये दूसरा नंबर आ गया प्रकार्यवाद, जिसमें तमाम थिंकर हैं, काम्टे, मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, है ना, ये तमाम चिंतक हैं। फिर आता है संरचनावाद, ये तीसरे नंबर पर, जिसमें लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, ऐसे तमाम समाजशास्त्री। फिर दो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में जैसे मीड, ब्लूमर, ऐसे सब समाजशास्त्री इसमें शामिल है। और फिर उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक, ये आता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। इसमें जैसे गिडिंग्स, उल्रिच बेक, ऐसे तमाम समाजशास्त्री इसमें शामिल होते हैं। तो 1 4 5 2 3, 1 4 5 और 2 3 यहां पर सही जवाब होगा। 1 4 5 2 3, ठीक है। तो संरचनात्मकतावाद यानी कि संरचना के जो अध्ययन स्टार्ट हुए दुनिया में, प्रकार्यवाद यानी समाज में जो घटनाओं को एक प्रकार्यवादी नजरिए से देखने का जो तरीका या जो विधि विकसित हुई, उसकी बात यहां की जा रही है। ठीक है, तो 1 4 5 2 3, तो सबसे पहले आया प्रत्यक्षवाद, फिर आया प्रकार्यवाद, फिर आया संरचनात्मकतावाद, फिर आया प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, फिर उत्तर संरचनावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अक्टूबर 2022 में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बताइए, प्रश्न का आंसर दीजिए, शानदार प्रश्न है। तो पार्क एंड बर्गेस का इकोलॉजिकल स्कूल, पर्यावरणीय जो संप्रदाय है उससे वो जुड़ते हैं। ओडम का रीजनल स्कूल, क्षेत्रीय संप्रदाय से भी ये जुड़ते हैं। सैमुअल डेक्स्टर एंड हटिंगटन, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन ऑन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। सैमुअल हटिंगटन की
पुस्तक एक और है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का टकराव। और मैकाइवर एंड पेज की जो पुस्तक है उसका नाम है सोसाइटी, तो यही गलत है, सोसाइटी। ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक लिखी माजिद हुसैन ने, इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। मैकाइवर क्या कहते हैं, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो जैसे एक ये समाज है, इसमें तमाम रिलेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उसके बेसिस पर ही उनको देखा जाता है कि कैसे वो वर्क करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो समाज है वो क्या है, सामाजिक संबंधों का ताना बाना या जाल है। फिर एक पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके लेखक हैं अल्बर्ट डी मैनी यॉन। अल्बर्ट डी मैनियन, ठीक है। इसके लेखक है अल्बर्ट डी मैनियन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने लोनली क्राउड नामक पुस्तक लिखी। हावर्ड रेनगोल्ड ने नहीं लिखी, ब्रूनो लॉथॉर ने नहीं लिखी, ये लिखी डेविड रीजमैन ने। लोनली क्राउड यानी भीड़ में अकेला होना, यानी भीड़ बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तारित है, लेकिन उसमें क्या है, व्यक्ति फिर भी अकेला है। क्या है, व्यक्ति पूरे तरीके से भीड़ में अकेला। से दिल्ली मुंबई में हम लोग जब निकलते हैं, मेट्रो जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, मतलब 15,000 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहा है, लेकिन उसमें आप अपने आप को अकेला ही पाते हैं क्योंकि व्यक्तिवाद बहुत है। तो ये जवाब हो गया। फिर जाज सेमल की बात करते हैं, इनकी एक अवधारणा है सोसिएशन। सोसिएशन नामक इनकी एक अवधारणा है। ये समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक विज्ञान मानते हैं। ये कहते हैं कि जो सामाजिक संबंध होते हैं इनमें सहयोग प्लस संघर्ष, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। ये कहते हैं जो संघर्ष है, संघर्ष से सामाजिक भूमिका के निर्धारण का पता चलता है।
ठीक है, अगर किसी समाज में संघर्ष होता है तो ये पता चलता है कि यार हाँ, लोग कितना आपस में एकजुट हैं, तभी सच्चाई से पता चलता है। दूसरे के घर से लड़ाई हो तभी पता चलता है कि कैसे लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और प्रॉब्लम को फेस करने में साथ रहेंगे। एक बात और बहुत गहरी बोलते हैं, ये कहते हैं समाज में, ये कहते हैं सामाजिक संबंध जितना मजबूत होगा संघर्ष उतना ही तीव्र होगा। अब ये होता ही है, जब दो पक्के दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है तो वो लड़ाई बहुत भयानक रूप ले लेती है। जैसे राजकुमार और दिलीप कपूर साहब की एक फिल्म है ना, सौदागर। तो क्या बन जाता सौदागर, कि दो पक्के मित्र जब लड़ते हैं तो मतलब वो वर्ल्ड क्लास दुश्मनी का रूप धारण हो करते हैं, क्योंकि आप हर एक चीज के साथ जुड़ते हैं, फिर उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका विचार है कि अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक है? अगम्य गमन निषेध, ठीक है, व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो अगम्य गमन निषेध की बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस, क्योंकि इसकी हम लोग बहुत बात कर चुके हैं तो लेवी स्ट्रॉस की बात नहीं करेंगे। वेस्टरमार्क, इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। बड़े चिंतक हैं। कैथलीन गफ, इन्होंने कहां का अध्ययन किया था? आप कमेंट करके बताइएगा। कैथलीन गफ ने कहां का अध्ययन किया था? कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर की भी तक चर्चा नहीं कर चुके हैं, किए हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर की चर्चा करते हैं, यही मौका है। तो स्पेंसर का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में। स्पेंसर सामाजिक उद्विकासवादी चिंतक हैं। ठीक है, ये सैन्य समाज की बात करते हैं। इनके ऊपर जो डार्विन है, डार्विन का प्रभाव परिलक्षित होता है। डार्विन का प्रभाव परिलक्षित होता है। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें, नए पेज पर करते हैं, स्पेंसर की पुस्तकें, तो इनकी पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स नाम से भी इनकी पुस्तक है। एक बड़े चिंतक के तौर पर इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक समूह पर एक दूसरे पर जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है?
जैसे कहते हैं ना यार, वो हमें देखकर इग्नोर कर दिया उन्होंने। नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहते ना कि यार वो हमसे मिले, कितने बढ़िया संबंध थे, ये था वो था, उस व्यक्ति ने हमें देखकर उपेक्षित कर दिया। अब वो व्यक्ति हमसे जैसे ऐसा लगता है कि पहचानता ही नहीं था। जैसे आपस में लोग बात करते हैं ना, पता नहीं किस घमंड में रहता है, बात ही नहीं करता है। तो इसे बोलते हैं नागरिक उपेक्षा करना। नागरिक उपेक्षा करना जिसे बोलते हैं इग्नोरेंस। उपेक्षा कर देना, देखकर, देखकर ना पहचानना। आमतौर पर थोड़ा बहुत जब लोगों को कह सकते हो कि सक्सेस मिल जाती है, तो तब उनमें भी ये बात आ जाती है। तो इस सोच के आमतौर पर लोग हो जाते हैं कि मैं तो सेलिब्रिटी हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, तभी ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, किसने सांकेतिक नृविज्ञान, ठीक है, के विद्वान के रूप में जाना जाता है? किसे सांकेतिक नृविज्ञान के विज्ञानी के रूप में जाना जाता है? कि सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए, कार्ल मैनहीम के बारे में तो नहीं, क्योंकि ये ज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो ये तो जवाब नहीं होगा। अल्फ्रेड सुड्ज, ये लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं, जीवन संसार की बात करते हैं, तो ये भी नहीं है। मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात करते हैं। आई मीस ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जवाब है अल्फ्रेड गीट्स। अल्फ्रेड गीट जिनका जवाब है। और अगर हम यहां इनकी अवधारणाएं देखें गीट्स की, तो इसमें आता है संस्कार एक अवधारणा के तौर पर, सांस्कृतिक लहर, सांस्कृतिक लहर या संस्कृति की लहर, सांकेतिकता की भी बात करते हैं, और धर्म की भी बात करते हैं। धर्म की भी बात करते हैं। बुक है इनकी सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशियन टाउन। सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशियन टाउन। दूसरा है पर्सन टाइम कंडक्ट इन बाली। पर्सन टाइम कंडक्ट इन बाली। एक और पुस्तक है लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज, देसी ज्ञान। तो संस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरणों में। संस्कार, सांस्कृतिक लहर, जिस तरीके की कल्चर की बात आमतौर पर होने लगती है, जैसे आजकल वेस्टर्नाइजेशन की लहर है पूरी दुनिया में, संस्कृतिकरण की लहर आपको देखने मिलती है। फिर सांकेतिकता की भी बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। तो ये अल्फ्रेड गीट्स है। अगला प्रश्न है कि मीड ने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है,
और उसका विकास होता है, और प्रारंभिक क्रिया की अवस्था होती, क्रीड़ा की अवस्था होती है। ठीक, उसके बाद कौन सी अवस्था डेवलप होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था प्ले स्टेज और उसके बाद गेम स्टेज। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं आपको भी पीछे दिखा सकता हूं। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रश्न में आया हुआ है प्ले स्टेज के बाद गेम स्टेज। आया कि नहीं आया है? तो इसी तरीके से आपको चीजों को पकड़ के रखना है, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से कैसे जुड़ता है वो आपको देखना। देखिए यहां पर जो मीड की व्याख्या है एक बच्चे के मनोविज्ञान को समझने की है, एक छोटे से स्तर पर कैसे विस्तृत व्याख्याएं की जाती हैं उसको समझने की है। उसके आधार पर समाज की जो व्याख्या है वो बहुत ही विस्तारित ढंग से, बहुत ही कह सकते हो कि व्यापक ढंग से वो करते हैं कि एक शिशु कैसे जन्म लेता है, कैसे धीरे धीरे चीजों को सीखता है, कैसे समाजीकरण होता है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, औपचारिक जगह पर कैसे व्यवहार करना है, अनौपचारिक जगह पर कैसे व्यवहार करना है, वो सब उसी तरीके से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। बाकी मीड के बारे में इनकी बुक्स हो, इनके वर्क हो, उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर है निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने ध्यान दिया? टाइम के चेंजिंग पर किसने ध्यान दिया कि समय बदलता रहता है? ठीक है, टाइम और स्पेस के चेंजिंग पर किसने बात करी? तो एंथोनी गिडिंग्स ने इस पर बात करी। अगर हम मार्शल मैकलुहान की बात करेंगे तो ये वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। ठीक, वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। कई जगहों पर इसका जवाब मैनुअल कैसल्स भी देखने को मिलता है। मैनुअल कैसल्स भी कई जगह पर देखने को मिलता है। तो एक बार हम मैनुअल कैसल्स की भी बात कर लेते हैं कि इनके बारे में क्या है, इनकी बुक्स क्या है। तो अर्बन क्वेश्चन, इनकी पुस्तक है अर्बन क्वेश्चन। दूसरा है सिटी क्लास एंड पावर, फिर एक कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन पावर इनकी एक पुस्तक है। एक पुस्तक इनकी है फॉर्मेशन सिटी, फॉर्मेशन सिटी। अवधारणाओं के तौर पर नेटवर्क सिटी की बात करते हैं। फिर प्रवाह की धारणा, प्रवाह की धारा की बात करते हैं। सामूहिक उपभोग की भी अवधारणा मैनुअल कैसल्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इस विषय में भी इनका गंभीर चिंतन परिलक्षित होता है। अगला है आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार क्या है? प्रकट प्रकार यानी ऐसे कार्य जो परिलक्षित होते हैं, प्रकट प्रकार क्या है? तो प्रकट प्रकार का मतलब है जैसे कोई बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन पास होता है तो हमारे माँ बाप हमको क्या कहते हैं कि देखो राकेश फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, तुम्हें भी कुछ ऐसे ही पढ़ाई करनी है कि तुम इतना अच्छा कर पाओ। तो प्रकट प्रकार ऐसे प्रकार जो समाज के लिए उपयोगी हो,
जो अभिप्रेरित करें और जो स्वीकृत हो, यानी ऐसे काम तुम कट्टा लहरा रहे हो, इसको प्रकट प्रकार्य नहीं कहा जाएगा, इसको स्वीकृत परिणाम नहीं माना जाएगा, ये तो गुंडई है ना। जो आप कर रहे हो ये गुंडई है, उसको समाज कम से कम स्वीकार तो नहीं करेगा, उसको समाज कम से कम स्वीकार तो नहीं करेगा, है ना। तो जो प्रकट प्रकार्य होते हैं ऐसे प्रकार्य जिनको समाज स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चीजें बेहतर है। अगला है मेलिनोवस्की के प्रकार्यवाद को बहुधा यानी अधिकतर निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी मेलिनोवस्की के अध्ययन के केंद्र में क्या है, मूलभूत प्रकार्यवाद है, नहीं, मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद तो बिल्कुल नहीं है, और सामूहिक भी प्रकार्यवाद नहीं है। अध्ययन में केंद्र है व्यक्ति। ये सामाजिक संरचना के अध्ययन के केंद्र में व्यक्तिवादी अध्ययन है, ठीक है। व्यक्तिवादी अध्ययन पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति के जो व्यवहार हैं वो किस तरीके से सामाजिक संबंधों को, नातेदारी व्यवस्था को, प्रथाओं को, परंपराओं को, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में इनका डिस्कशन आता है। तो ये व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद की बात करते हैं कि एक व्यक्ति के जो फंक्शन है वो कैसे सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं। फिर अगला है रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और किसके मध्य अंतर नहीं किया। रेडक्लिफ ब्राउन ने किसके मध्य अंतर नहीं किया, संरचना और सामाजिक व्यवस्था के मध्य अंतर किया है, सामाजिक संज्ञान के बीच अध्ययन अंतर किया है, सामाजिक संघर्ष के भी बीच अंतर किया है, लेकिन संरचना और सामाजिक संबंध के बीच में बिल्कुल भी अंतर नहीं किया है। संरचना और सामाजिक संबंधों के बीच में रेडक्लिफ ब्राउन ने बिल्कुल भी अंतर करने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने दोनों को लगभग एक ही बताया। कांट के दर्शन के संवाद में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया, यानी कि प्राइवेट क्रिटिसिज्म, नवंबर 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो कांट के दर्शन में किसने इस तरीके की आलोचना करी, तो देखिए मार्क्स क्या है, एक भौतिकवादी समाजशास्त्री है, भौतिकवादी समाजशास्त्री। ये कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, आपके आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, वो सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर आपके आसपास माहौल अच्छा है तो आप किसी बड़ी चीज के बारे में सोचेंगे। अगर आपको रोजी रोटी के लाले हैं, दो जून खाने के बारे में, और कोई कह दे तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, बड़ा स्टार्टअप करना है, तो शायद आप उतना अच्छा ना कर पाए या ना सोच पाए। इसका जवाब है हीगल क्या है, विचारों पर केंद्रित बात करता है, विचारवादी अध्ययन है इसका। तो कहता है जैसे आइडियाज रूल द वर्ल्ड वाला कंसेप्ट है इनका, रूल द वर्ल्ड, कि विचार दुनिया पर राज करते हैं। ये कहते हैं विचार जो है भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही समाज बनेगा, निर्मित होगा, इस तरीके की धारणा इनकी है। एंजल्स निषेध का निषेध सिद्धांत देते हैं, निषेध का निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन। मैक्स वेबर को पता ही कि समाजशास्त्र को क्या कहते हैं, व्याख्यात्मक समाजशास्त्री, व्याख्यात्मक समाजशास्त्री। आदर्श प्रारूप की भी बात करते हैं, है ना, और बहुत कुछ। अंबेडकर का डॉक्टरेट शोध प्रबंधन किसमें था, यानी पीएचडी। मैंने बताया, अगर मेरा आपने इसके पहले वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें अंबेडकर को बताया है कि अंबेडकर का पीएचडी का थीसिस क्या था, बहुत ही मस्त। एंशिएंट इंडियन कॉमर्स नहीं, स्टेट एंड मॉनिटरी इन एलिनेशन ऑफ कास्ट नहीं, कॉमर्शियल रिलेशन इन इंडिया ऑफ इंडिया नहीं, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। ये इनका पीएचडी का
टॉपिक था। तो ये पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे, प्रथम दलित थे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की इन्होंने। ठीक, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर इन्होंने पढ़ाई करी। और इनकी पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हु वर शूद्रास पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये कहते, इनका एक अवधारणा है सामाजिक न्याय का भी सिद्धांत ये प्रतिपादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन समाजशास्त्रियों ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? अपने अध्ययन में किन समाजशास्त्रियों ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? तो जैसे कि अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने में मैक्स वेबर का नाम माना जाता है। मैक्स वेबर ने जो 6 धर्मों का अध्ययन किया अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, उसमें उन्होंने बात करी। और दुर्खीम ने भी इसी अध्ययन, मतलब सोसाइटी के अध्ययन में उस चीज को लागू करा। तो 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। मार्क्स एक मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा था सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों की क्या है, रानी है। दिसंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यों को हरिजन किसने कहा था? तो अस्पृश्यों को हरिजन जो है महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, जब, और ये पूना पैक्ट जब हुआ था 1932 में, ठीक है, किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में। क्योंकि ये अंबेडकर चाहते थे कि मुस्लिमों की तरह अंग्रेज दलितों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त दे, तो उसके लिए इन्होंने फिर वहां पर तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था। तो इन्होंने फिर जो है एक अनशन पर बैठे और उसके बाद जेल में फिर ये पैक्ट हुआ था दोनों के बीच में। और अनुसूचित जाति, इनके लिए जो अनुसूचित जाति शब्द है वो 1935 में के अधिनियम में कहा गया। अनुसूचित जाति शब्द अंग्रेजों ने प्रयोग किया था, या कह सकते हो कि अनुसूचित जाति 1935 के अधिनियम में भी रिफ्लेक्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का उद्भव किसकी दार्शनिक अभिलाषा थी? मतलब समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं? यहां दार्शनिक अभिलाषा को लेकर प्रश्न पूछ रहा है। भौतिक चीजें अगर आती तो ये तीसरा और चौथा लग जाता, लेकिन प्रश्न है दार्शनिक अभिलाषा को लेकर। तो मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन करना, कि मानव का इतिहास किस तरीके से विकसित और आगे बढ़ रहा है ना, तो ये बात है। और 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में सामाजिक संकट व्यवहारिक स्तर पर पनप गया था उसके बारे में बात की जाती है। तो पहला और दूसरा सही है। समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो 1838 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर सामान्यतः प्रश्न पूछा जाए कि समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे कारणों को बताइए, तो वहां पर औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, दो चीजें वहां पर लगती हैं। परंतु यहां दार्शनिक कारणों में पूछ रहा है, तो जो यूरोप में
जो सामाजिक संकट पनप गया था, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था, तो तेजी से फैक्ट्री प्रणाली विकसित हुई और नए तरीके का की सामाजिक संरचना का विकास हुआ था, तो उससे ये चीज निकल कर आई थी। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि दोस्तों आज के सेशन में आपको काफी चीजों से फायदा हुआ होगा, बेहतरीन ढंग से आपने चीजें कंप्लीट की होंगी, और इसी तरीके से हम लोग ये सेशन आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।